जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच 5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया है। वो सभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, इसका एनालाइज भी हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिख के लाए हैं। आप लोग देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य, भाई इतना खतरनाक हिंदी लिखने का क्या जरूरत था। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता था कि गांधी जी ने कब बोला कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, लेकिन बच्चों को तो फंसाना है, इसलिए इसको लिखना है। चलो, क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया। तो ये दिया था आपका दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाता। इसका हम लोग एनालाइज को देखते हैं। एनालाइज ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लिख के लाए हैं। देखिए, 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा को नेतृत्व किया। यानी 1930 में गांधी जी ने क्या शुरू किया भाई, दांडी मार्च यानी सल्ट मार्च को शुरू किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को नमक बनाने और बेचने से रोक रखा था। अंग्रेजों का कहना था कि भारतीय जो है वो नमक नहीं बना सकते हैं और ना ही नमक का व्यापार कर सकते हैं, जबकि नमक जो है प्राकृतिक रूप से समुद्र से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है भाई नमक? समुद्र से प्राप्त किया जाता है, वो भी नेचुरली तरीके से। गांधी जी ने अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन करने का निश्चय किया। गांधी जी कहते हैं कि हम अब इसका विरोध करेंगे। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात तक पद यात्रा की। लगभग 240 मील यानी अगर किलोमीटर की बात करें तो 385 किलोमीटर पद यात्रा शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। और पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के तट में नमक बनाकर, नमक को उठाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन कर दिया। क्यों अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया? मतलब अंग्रेज तो मना करके रखे थे ना, कानून बनाए थे कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते हैं और नहीं बेच सकते हैं। तो वो कानून बनाए थे और इन्होंने नमक को बना लिया और फिर अब बेचेंगे ही। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अंग्रेजी कानून का उल्लंघन कर दिया। अब जब अंग्रेजी कानून का उल्लंघन कर दिया तो अब ब्रिटिश सरकार ने इस कृत्य को राजद्रोह कहा। तो गांधी जी ने जवाब में कहा कि यदि अन्यायपूर्ण कानून का उल्लंघन करना राजद्रोह है तो राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। हम इस तरह राजद्रोह करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम इस तरह राजद्रोह हमेशा ही करेंगे। उसका मतलब था, इसका मतलब क्या था कि जब शासन जनता के अधिकारों का दमन करे, जब शासक क्या करे, जनता के अधिकारों का दमन करे, तो अन्याय का विरोध करना, कानून तोड़ना एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है। किसी भी मानव का क्या होता है, नैतिक कर्तव्य हो जाता है। चलिए, समझ में आया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पे आप लोग को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है भाई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रसिद्ध नारी लघुमूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? किस पदार्थ की बनी थी, यानी ये जो बवनी बनी थी किस पदार्थ का बनाया गया था, किस धातु का बनाया था, इसके बारे में पूछ रहा है। ये जो है कांसा का बना हुआ था। तो इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं। विश्लेषण बहुत ही अच्छे ढंग से करके आए भाई। आप लोग खाली देखिए और सुनिए, समझ में आना चाहिए, समझ में आ ही जाएगा। देखो, नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल का विवरण। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई है। यह कहाँ पे प्राप्त हुई है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। कौन सी? तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति। डांसिंग गर्ल की मूर्ति। इसका नाम डांसिंग गर्ल इसलिए पड़ा क्योंकि इस युक्ति का मूर्ति जो है एक नृत्य के मुद्रा में दिखाया गया है। नृत्य का मुद्रा में किस तरह दिखाया गया है? तो एक हाथ इनका कमर पे है, आप लोग देख सकते हैं। एक हाथ कहाँ पे है? कमर पे है, और दूसरा नीचे की ओर झुका हुआ है, नीचे की ओर है। यह मूर्ति लगभग 4500 साल पुरानी है, करीब 2500 वर्ष, 4500 साल पुरानी है, यानी करीब 2500 बीसी में बना था। चलो, अब देखते हैं किस सामग्री का बना हुआ है। इसी से तो क्वेश्चन आया था ना। तो यह मूर्ति कांस्य यानी ब्रोंजी या धातु की बनी हुई है। अच्छा, इसमें लॉस्ट वैक्स तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। इसको किस तकनीक से बनाया गया था, क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रसिद्ध नारी लघुतम को किस तकनीक से बनाया गया था? तो लॉस्ट वैक्स
तकनीक से बनाया गया था, जो उस समय के लिए उन्नत धातु ढलाई विधि मानी जाती है। अब इसका महत्व देखते हैं कि इस धातु का उपयोग क्यों करते थे, इसका महत्व क्या था। तो यह मूर्ति साबित करती है कि उस समय के लोग धातु कला यानी मेंटल तो पागल होता है, मेटल आर्ट में निपुण थे। यह कला क्या साबित करती है भाई, कि इन लोग जो थे ये धातु कला में निपुण थे, यानी मेटल आर्ट में निपुण थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृति कलात्मक विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति में बारीकी से किए गए आभूषण, शरीर की मुद्रा और उस समय की सजावट, सौंदर्यबोध और जीवन शैली का भी पता चलता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी लीगल डिफेंस प्रदान की। क्वेश्चन क्या है भाई, चोरी चोरा घटना जब हुआ उसके बाद किसने उन लोगों को, जो लोग ये घटना किए थे उन लोगों को किसने लीगल डिफेंस प्रदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी ने। कौन कौन, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी ने। अब हम लोग देखते हैं इसका एनालाइज, यानी चोरी चोरा कांड क्या था, यह घटना कब हुआ था, किसने सहायता किया था, इसके बारे में। चलो, चोरी चोरा कांड यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था भाई, एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि चोरी चोरा कांड हुआ कब था। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, चोरी चोरा नामक स्थान पर। कहाँ है चोरी चोरा नामक स्थान, तो गोरखपुर में है। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे हैं असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना घटी। गांधी जी चला रहे थे देश में असहयोग आंदोलन और इन लोग चोरी चोरा कांड कर दिए। ये जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलो, अभी खाली समझो कि यह घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर। गांधी जी चला रहे थे देश में असहयोग आंदोलन। आंदोलनकारियों ने क्या किया, तो पुलिस कर्मियों के बीच, आंदोलनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव हुआ। अभी जैसे एसओसी में प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों में, मास्टर में, अभी तो मास्टर अपने में लड़ रहे हैं, तो बच्चों में, मास्टर में और पुलिस कर्मियों में क्या हो रहा है, तो मुठभेड़ हो रहा है, यानी टकराव हो रहा है। तो गुस्से में क्या किया लोगों ने, थाने में ही आग लगा दिया। एक्चुअली में घटना क्या था, तो जैसे ही इन लोग के बीच मुठभेड़ हुआ तो पुलिसकर्मी सब जेल में अपने घुस गए और बोले कि अब मार के दिखाओ। पूरे इंडियन को बोलने लगे। अब इंडियन तो ताव देखा ना आओ देखा, इधर से गेट लॉक कर दिया बाहर से और ताला मार दिया, पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया, पूरा दह गया, पूरा हदक गया। यानी इस घटना को नाम दिया गया चोरी चोरा। क्यों, क्योंकि यह घटना पुलिस थाना कहाँ था, तो चोरी चोरा नामक स्थान पर था। इस आगजनी में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए, 22 लोग मर गए थे। इसके बाद क्या हुआ भाई, तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीर अपराध माना। ब्रिटिश सरकार बोलते हैं कि इस तरह निर्दयनीय अपराध नहीं करना चाहिए इन लोग को। 170 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया। इसके खिलाफ, तो जो 170 अपराधी पकड़ा था ब्रिटिश सरकार ने, इन पर फांसी की सजा का खतरा मंडरा रहा था। अब देखते हैं कि किसने कानूनी सहायता दिया था, किसने कानूनी सहायता दी। तो ऐसे मुश्किल समय में पंडित मदन मोहन मालवीय, जो एक महान वकील और नेता थे। मदन मोहन मालवीय क्यों थे भाई, तो एक वकील थे और नेता थे। उन्होंने इन बंदियों की कानूनी रक्षा यानी लीगल डिफेंस का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने साथ कृष्णकांत वकील, इसको तो कृष्णकांत वकील को भी अपने पक्ष में जोड़ा। उन्होंने अदालत में प्रभावशाली दलील दी, जिससे बहुत सारे बंदियों को क्या हुआ ना, फांसी की सजा टल गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फलों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला है पपीता, दूसरा है अनारस, तीसरा है अमरूद। क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से किसने 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया है, यानी इस सब फल में किसको पुर्तगाली द्वारा भारत में लाया गया था। तो देखो,
इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अब देखते हैं इसका एनालाइज क्या है भाई। तो पपीता, यह जो है पपीता भारत में बहुत ही पहले से ही था। तो वही चीज लिखा है कि यह फल भारत का ही मूल फल है, यह पहले से ही भारत में पाया जाता है, इसलिए इसे पुर्तगालियों ने भारत में नहीं लाया। ये तो गलत हो जाएगा, अब पपीता जैसे ही गलत हो जाएगा भाई, बचा 2 गो, तो 2 गो आंसर हो जाएगा। अब देखो अनारस की बात करें, इसको बोलते हैं पाइन एप्पल। अनारस क्या बोला जाता है? पाइन एप्पल। यह फल अमेरिका का मूल फल है। क्वेश्चन आ सकता है कि पाइन फल यानी अनारस कहाँ का मूल फल है? तो अमेरिका के निवासियों का मूल फल है। कौन सा? अनारस। पुर्तगालियों और स्पेनियों ने इसे 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत सहित एशिया में लाया था, पूरे एशिया में लाया था। उसके बाद अमरूद की बात करें, उसको बोलते हैं गोवा। क्या बोलते हैं भाई? गोवा नहीं, गोवा। यह भी अमेरिकी मूल निवासी फल है। अमरूद क्या है? अमेरिका का फल है। यह पुर्तगालियों ने भारत में लाया था। इसको किसने लाया था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे, सभी क्षेत्र में उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूना समझौता। इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। पूना समझौता था क्या भाई? पूना पैक्ट इसको कहा गया, इंग्लिश से पूना पैक्ट। इसको हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं। तो साल 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मोंडोल इन्होंने क्या किया? तो एक कम्युनल अवार्ड यानी सूचना जारी किया। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक सूचना। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि अस्पृश्यों यानी दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? सेपरेट इलेक्टोरल का इसका मतलब है कि दलित लोग अपनी वोटर लिस्ट से केवल दलित उम्मीदवार ही खड़ा करेंगे और दलित लोग को ही चुन सकेंगे। यानी इन्होंने हिंदू समाज को पूर्ण अलग कर दिया दलितों से। गांधी जी ने विरोध कर दिया तुरंत। क्यों क्या भाई? क्योंकि गांधी जी ने इसे हिंदू समाज की एकता को तोड़ने वाला कदम माना कि अंग्रेज द्वारा यह जो चलाया जा रहा है कम्युनल अवार्ड, यह एक हिंदू समाज की जो एकता है, जो इसमें आदिवासी हैं, हरिजन हैं, सबको क्या कर रहा है? इन लोग अलग कर रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं। मुस्लिम को अलग कर रहे हैं, उसके बाद दलितों को अलग कर रहे हैं। तो इस तरह का कानून को हम नहीं मानेंगे, इस तरह नहीं होने देंगे। तो गांधी जी ने क्या किया? विरोध कर दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज की एकता को तोड़ने वाला कदम माना। उन्होंने कहा, किसने कहा? गांधी जी ने कहा कि दलितों की मुख्यधारा में भागीदारी कम हो जाएगी ऐसा करने से, और वे हिंदू समाज से अलग थलग हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने 1932 में यरवादा जेल, कहाँ पे है भाई? पुणे में है, पुणे यानी महाराष्ट्र में है, वहां पे आमरण अनशन शुरू कर दिया। कौन? तो महात्मा गांधी ने। हम देखते हैं समझौता कैसे हुआ। गांधी जी की तबीयत वहां पे आमरण के दौरान गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। अब देश भर में इसका विरोध होने लगा कि बूढ़ा मर जाएगा जेल में। तो चिंता फैल गई कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक बढ़िया नेता है जो सबके पक्ष में बात करता है, और यही जो है जो अंग्रेजों को झुका देता है भाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं ने बातचीत का रास्ता चुना, और 14 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। तो क्वेश्चन आएगा पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को, जिसके मुख्य बिंदु थे कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलना चाहिए। दूसरा था उन्हें हिंदू समाज के भीतर ही आरक्षित सीट मिलनी चाहिए, यानी अगर यदि तुम लोग को चुनाव कराना है तो तुम लोग हिंदू क्षेत्र के अंदर ही रहेगा उन लोग। और उस समय जो सीटों की संख्या थी 148 थी। दलितों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना चलाई जाएगी। किसके लिए? तो दलितों के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना चलाई जाएगी। अब गांधी जी ने संकल्प ले लिया कि मैंने यह अनुभव किया है कि देश को तब तक स्वराज नहीं मिलेगी जब तक हम अपने भाइयों बहनों को अछूत मानते रहेंगे, यानी दलितों का सपोर्ट हम लोग को भी चाहिए, मुस्लिम का सपोर्ट चाहिए, गांधी जी का मानना था। गांधी जी ने कहा। अनशन के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। अनशन के बाद क्या बनाया?
हरिजन सेवक संघ और अस्पृश्यता के खिलाफ पूरे भारत में प्रवचन, लेख और यात्राएं की कि जितने भी हरिजन हैं, यानी जितने भी दलित हैं, सब हमारे पक्ष में आइए। उनके प्रचार के लिए, उनके प्रवचन के लिए, उनके लेख के लिए यात्राएं की गांधी जी ने। उसके बाद उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। मतलब मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था अछूतों को। गांधी जी ने उन्हें हरिजन यानी भगवान के लोग का नाम दिया कि ये लोग हरिजन हैं। ये लोग क्या है? हरिजन है, यानी भगवान के लोग हैं। अब हम लोग निष्कर्ष में पहुंच गए हैं। तो पूना समझौता के बाद गांधी जी ने सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति की दिशा में भी एक कदम शुरू किया। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत, कौन सी घटना के उपरांत यानी कौन सी घटना के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे, अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे कि अस्पृश्यता ये गलत चीज है, और सभी क्षेत्र में उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे हैं, सभी क्षेत्र में उनके पक्ष में बात करते रहे हैं। किनके पक्ष में? तो अस्पृश्यता यानी दलितों के पक्ष में बात करते रहे। अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। इन्होंने ही कहा, पुनः पेश नहीं कहा था कि अब हमारे साथ हरिजन भी रहेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।